दोस्तों, क्या सिर्फ शादी कर लेने से पत्नी को पति के प्रॉपर्टी में हक मिल जाता है? और अगर क्या हो कि पति ने पत्नी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो असली मालिक कौन होगा? दोस्तों, क्या कहता है कानून? दोस्तों, किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी तय होने में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये 3 लॉ के आधार पर चलता है दोस्तों, और इन्हीं के आधार पर तय होता है कि संपत्ति में किसका कितना अधिकार है। और इन्हीं कानूनों के मुताबिक सिर्फ शादी होने से पहले महिला को अपने पति या ससुराल की संपत्ति पर हक नहीं मिलता है, बल्कि कई सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वो परिस्थितियां क्या है दोस्तों, वो हम लोग बहुत अच्छे से आज इसी वीडियो के जरिए समझेंगे। दोस्तों, जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, भारतीय लॉ के अनुसार पति के जीवित रहते उसकी खुद से जो अर्जित की हुई संपत्ति होती है उस पर पत्नी का किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं होता, और पति की मृत्यु के बाद ही उसकी पत्नी, मतलब जो पत्नी होती है, संपत्ति उसकी होगी। पति के मरने के बाद जीते जी कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मरने से पहले अगर पति ने कोई वसीयत लिखी होगी तो उसके आधार पर संपत्ति का अधिकार जो भी होगा वो तय होगा। यानी अगर वसीयत में पत्नी का नाम नहीं होगा तो उसे उस संपत्ति में भी अधिकार नहीं मिलेगा दोस्तों। जबकि नियमों के मुताबिक तलाक की स्थिति में या पति से अलग होने की स्थिति में महिला को अपने पति से भरण पोषण या गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होता है। यानी ये बात कहीं ना कहीं साफ है कि अलग होने पर वो पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकती है दोस्तों। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूवर्स के सवाल थे, उसीलिए ये वीडियो है। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ससुराल की संपत्ति में पत्नी का क्या अधिकार है। तो दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में कोई हक नहीं होता है जब तक कि उसका पति या उसके ससुर जीवित हो, मतलब जिंदा हो। हाँ, हालांकि पति की मौत होने पर ससुराल की संपत्ति में उसका अधिकार होता है और वो पैतृक संपत्ति में अपने पति के हिस्से की संपत्ति को पा सकती है, दावा भी कर सकती है। अच्छा दोस्तों, क्या हो अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम हो? इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई संपत्ति हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर्ड है तो उसे उस संपत्ति पर वाइफ का कोई कानूनी अधिकार किसी भी तरीके का नहीं होता है, और कानून की नजर में संपत्ति का मालिक वही है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर दूसरी तरफ अगर किसी संपत्ति को खरीदने में हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर भुगतान किया है, लेकिन वो संपत्ति केवल हस्बैंड के नाम पर रजिस्टर्ड है, ऐसे स्टेटस में क्या होगा? तब भी वाइफ उस संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती है दोस्तों। हाँ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और अन्य वैलिड प्रूफ दिखाकर वो अपना योगदान साबित करके अपना हक जरूर बता सकती है, अगर उसका योगदान है उसमें तो। अब दोस्तों, क्या हो अगर जॉइंट प्रॉपर्टी का केस हो? तो आजकल जॉइंट प्रॉपर्टी दोस्तों खरीदना आम बात होती जा रही है। जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना। और अगर प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ दोस्तों दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा? तो दोस्तों, डाइवोर्स के बाद वाइफ उस प्रॉपर्टी में अपना दावा कर सकती है, लेकिन वाइफ उतनी ही संपत्ति का दावा कर सकती है जितने अमाउंट का भुगतान उसने संपत्ति खरीदने में किया है। हालांकि अगर वाइफ ने दोस्तों ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा अमाउंट का भुगतान अकेले किया है तो डाइवोर्स के समय वाइफ को साबित करना होगा कि उसने प्रॉपर्टी को खरीदने में पूरा भुगतान अकेले किया है, और अगर किया है तभी वो संपत्ति में अपना पूरा अधिकार ले सकते हैं। इसी तरह अगर हस्बैंड ने ज्वाइंट प्रॉपर्टी के लिए पूरा भुगतान किया है, मतलब दोनों रजिस्टर्ड है, बट पूरा पेमेंट हस्बैंड ने किया, वाइफ ने किया तो वो पूरा क्लेम कर सकती है, हस्बैंड ने किया तो वो पूरा क्लेम कर सकता है। तो डाइवोर्स के बाद वाइफ उस प्रॉपर्टी पर अपने अधिकारों का दावा कर सकती है अगर उसका अमाउंट लगा है तो। अब दोस्तों, एक और व्यूअर्स का मेरा सवाल था कि अगर डाइवोर्स हुआ नहीं है बट अलग रह रहे हैं तो इस स्टेटस में संपत्ति और बाकी चीजों का क्या होगा? तो अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है दोस्तों, तब भी उसकी पहली वाइफ और बच्चों को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है। हालांकि हस्बैंड की दूसरी वाइफ से जो बच्चे हुए हैं उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है दोस्तों। अब समझते हैं कि अगर मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि अगर आपने भी प्रॉपर्टी खरीदी है, बनाई है, और वो वाइफ के नाम पर और डाइवोर्स होने जा रहा है तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसको मिलेगी? तो दोस्तों, बेनामी संपत्ति का एक केस है, उसको समझ लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बेनामी संपत्ति के एक मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जिसकी आय से संपत्ति खरीदी जाती है वही उसका मालिक होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम से खरीदी जाए। और एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वो अपनी आय है कि अपनी आय के स्रोतों से उसने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, भले उसने पत्नी के नाम पर ही अचल संपत्ति अगर खरीदी है, तो इस तरीके की खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी संपत्ति नहीं कहा जाता है, और ये पति की खुद की हुई कमाई हुई संपत्ति होगी। हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो इस कानून में लिखा हुआ है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है, कौन से लेन देन है, और जो बेनामी नहीं है, क्योंकि जो अगर जैसे हस्बैंड है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाई है और वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड है,
तो पहली बात तो वो बेनामी संपत्ति नहीं होगी और स्वार्जित है, तो उस पूरी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स के बाद भी मेरा ही अधिकार होगा। और इसी केस में मौजूदा मामले में प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम पर होना, केस ऐसा था कि उसमें पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड था, तो वो अपवाद था एक तरीके का। तो इसमें कानून ने क्या था, इसमें कोर्ट ने यही इजाजत दिया था कि जिसने संपत्ति खरीदी है, भले ही वो पत्नी बच्चों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, पहली बात तो बेनामी नहीं है, बशर्ते इसका जिक्र जो होता है वो इनकम टैक्स में जरूर किया गया हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि जिसने संपत्ति अपने पैसे से लगाकर खरीदी है या बनाई है, डाइवोर्स के बाद भी उसका असली मालिक वही होगा। दोस्तों ये अमाउंट पर निर्भर करता है कि अगर ज्वाइंट दिया गया तो उसके अलग प्रोविजन है, उसके अलग प्रोविजन है। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना के आपको जानकारी देने के लिए। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।